क्या आप जानते हैं, दुनिया के मशहूर चित्रकारों में शामिल विंसेंट वैन गॉग को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं थीं और उनकी मशहूर पेंटिंग स्टारी नाइट उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान बनाई थी। उनकी दिमागी हालत इस कदर बिगड़ गई थी कि एक विवाद के बाद वैन गॉग ने अपना खुद का कान काट लिया और उसे अपने साथी कलाकार गॉगिन को भेज दिया। बाद में 37 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने लगभग 860 तैल चित्रों सहित लगभग 2100 पेंटिंग्स बनाई, जिनमें से अधिकांश उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों की है, जब वह बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स आज भी दुनिया भर में देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि कैसे कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा इंसान दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बना सकता है? हम हमारी बायोपिक स्टारी नाइट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह फिल्म पसंद आएगी और कहानी के अंत में बताएंगे कुछ ऐसे बड़े नाम जिन्होंने इस बीमारी के चलते बहुत नाम कमाया और दुनिया उन्हें सेलिब्रिटी मानती है, पर साइंस की भाषा में वह लोग मेंटल पेशेंट हैं। वैन गॉग का जीवन एक कलाकार के रूप में उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उनका जन्म 30 मार्च 1853 को नीदरलैंड के झुंडर्ट में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और मां एक कलाकार थीं, जिससे उनका बचपन से ही कला और धर्म से गहरा संबंध रहा। वैन गॉग का बचपन शांत और सामान्य रहा। वे कला और प्रकृति से प्रेम करते थे, जो उनकी चित्रकारी में भी साफ झलकता था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने हेग में एक कला व्यापार कंपनी गॉपिल एंड सी के लिए काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने 4 साल तक काम किया, लेकिन 1873 में उन्हें लंदन भेज दिया गया। लंदन में रहते हुए वैन गॉग ने कला और साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। हालांकि उन्होंने 1876 में सिर्फ 23 साल की उम्र में कला व्यापार छोड़ दिया और अपने जीवन को धर्म और मानव सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1877 में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने कभी भी औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा पूरी नहीं की। इसके बाद उन्होंने बेल्जियम के बोरीनाज क्षेत्र में एक मिशनरी के रूप में काम किया। वहां उन्होंने खदान में काम करने वाले मजदूरों के साथ समय बिताया और उनकी दुर्दशा को अपने चित्रों में उतारा, लेकिन 1879 में उन्हें मिशनरी के पद से हटा दिया गया। इस तरह उन्होंने अपने जीवन के 4 साल धर्म और मानव सेवा को दिए। मिशनरी के पद से हटाए जाने के बाद वैन गॉग ने पूरी तरह से कला की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आत्म शिक्षा के माध्यम से कला का अध्ययन किया और जल्द ही अपनी कला शैली विकसित की। 1881 में उन्होंने अपनी चचेरी बहन की मदद से हेग में कला का अध्ययन किया। उनकी प्रारंभिक कला में डार्क और गंभीर रंगों का उपयोग दिखता है, जो उनकी व्यक्तिगत संघर्षों और जीवन के कठिन अनुभवों को दर्शाता है। 1886 में वैन गॉग पेरिस चले गए, जहां उनके भाई थियो आर्ट डीलर के रूप में काम कर रहे थे। पेरिस में वैन गॉग ने इंप्रेशनिस्ट कलाकारों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर काम किया। यहां उन्होंने क्लाउड मोनेट, एडगर डेगास और पॉल गॉगिन जैसे प्रमुख कलाकारों से प्रेरणा ली। उन्होंने अपने रंग पैलेट को चमकीला और जीवंत बनाया, जो उनके पहले के कामों से काफी अलग था। 1888 में वैन गॉग दक्षिणी फ्रांस के आल्स चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे उत्पादक काल बिताया। आल्स में उन्होंने सूरजमुखी, आल्स का कैफे और द बेडरूम जैसी कई मशहूर पेंटिंग्स बनाई। उन्होंने पॉल गॉगिन को अपने साथ रहने और काम करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने कुछ समय साथ काम किया, लेकिन उनके बीच मतभेद हो गए। एक विवाद के बाद वैन गॉग ने अपना कान काट लिया और उसे अपने साथी कलाकार गॉगिन को भेज दिया। यह घटना उनके मानसिक अस्थिरता की निशानी थी। इस घटना के बाद वैन गॉग को सेंट रेमी के मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में कई मास्टरपीस बनाए, जिनमें स्टारी नाइट और आइरिस शामिल हैं। अस्पताल में रहते हुए भी वैन गॉग ने लगातार पेंटिंग करना जारी रखा और उनके कामों में गहरी भावनात्मक और मानसिक जटिलता नजर आई। 1890 में वैन गॉग डॉक्टर गैशेट के पास इलाज के लिए ओवरसरॉइस चले गए। हालांकि वहां भी उनकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
27 जुलाई 1890 को उन्होंने खुद को गोली मार ली और 2 दिन बाद 29 जुलाई को उनका निधन हो गया। उनके भाई थियो ने उनकी देखभाल की और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कला को प्रमोट किया। वैन गॉग का जीवन भले ही संघर्षों और मानसिक अस्थिरता से भरा रहा हो, लेकिन उनकी कला ने दुनिया भर में अद्वितीय प्रभाव छोड़ा है। उनकी पेंटिंग्स, जिनमें रंगों की गहनता और भावनात्मक गहराई दिखाई देती है, आज भी कला प्रेमियों के बीच अत्यधिक प्रशंसा पाती हैं। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो कि हमने फिल्म के शुरू में किया था कि कैसे कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा इंसान दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बना सकता है। वैन गॉग की मानसिक स्थिति और उनकी बीमारी के बारे में बहुत सी चर्चाएं और अध्ययन हुए हैं। हालांकि उनकी सटीक मानसिक बीमारी का निदान करना मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाया था। फिर भी उनके लक्षणों और इतिहास के आधार पर कुछ संभावित मानसिक बीमारियों के बारे में अनुमान लगाया गया है। उनमें से एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बीमारी के दौरान इंसान में ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे वे लंबे समय तक काम कर सकता है और अधिक उत्पादनशील हो जाता है। बाइपोलर के 2 एपिसोड होते हैं, या यह कहे दो फेस होते हैं, एक मैनिक एपिसोड और दूसरा डिप्रेशन। मैनिक एपिसोड के दौरान व्यक्ति में उत्साह और आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त कर पाता है। मैनिक एपिसोड में व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके पास असाधारण शक्तियां हैं, जो उसकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। वैन गॉग की पेंटिंग्स में रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स का अद्वितीय प्रयोग इसी का परिणाम हो सकता है। वैन गॉग के अलावा दुनिया में और भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस बीमारी के चलते बहुत नाम कमाया और दुनिया उन्हें सेलिब्रिटी मानती है, पर साइंस की भाषा में वह लोग बीमार या पागल थे। आज भी कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजरना पड़ा और उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात भी की। उनमें से कुछ है पंजाबी पॉप सिंगर यो यो हनी सिंह का नाम तो आपने सुनी होगा। हाल ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था और उन्हें 5 साल लगे इस बीमारी से बाहर निकलने में। इनके अलावा और भी कई मशहूर नाम हैं जिन्होंने माना कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजरे हैं, जिनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैथरीन ज़ेटा-जोन्स, अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर डेमी लोवाटो, अमेरिकन म्यूजिशियन कर्ट कोबेन, इंग्लिश कॉमेडियन एंड एक्टर रसल ब्रांड शामिल है, जो कभी न कभी बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजरे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बायोपिक फिल्म पसंद आई होगी। हमने इसी टॉपिक पर एक फिक्शन यानी काल्पनिक फिल्म भी लिखी है, जिसका टाइटल है मारिया, जो कि एक 7 साल की लड़की की कहानी है जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजरती है। हमें कमेंट करके बताएं क्या आप मारिया फिल्म देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मारिया की कहानी भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक हमारे चैनल ओनेक फिल्म पर अवेलेबल हमारी दूसरी फिल्म एंजॉय कीजिए।